चलो देखो, अब तुमको कुछ धातु रूप दिए थे, उसका लकार मूल धातु पुरुष वचन यही लिखना था, है कि नहीं। तो अब तुमको अगर ये बनाना है तो पहला चीज तो पांचों का धातु रूप याद होना चाहिए, पांचों का धातु रूप, है कि नहीं। धातु रूप तो सबका पता है तुमको। सबसे पहले हम लट लकार का धातु रूप के पास चले, तो लट लकार का धातु रूप क्या क्या था याद है? तीता अंति वाला, तीता अंति, सीथा था, आमी आवा आम, यही ना था। आमी आवा ये किसका था बताओ? ये लट लकार का था, तो ये लट लकार का हो गया। फिर उसके बाद चलो लीट लकार पर। लीट लकार मतलब भविष्य का। लीट लकार का क्या था? तो स्या खाली आगे में जोड़ दो। क्या जोड़ दो? खाली स्या सब के आगे में जोड़ दो, यही हो जाएगा। स्यति स्यता स्यंती, स्यसी स्यथा स्यत, स्यसी स्यथा स्यत। उसके बाद श्यामी श्यावह श्याम, श्यामी श्यावह श्याम, हो जाएगा ना। लिट लकार हो गया। अब लंग लकार का देखो। लंग लकार का पता ही है, लंग लकार जिसको हम भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या था? तो त ताम अन, त ताम अन, अ तम त, अम आव आम, अम आव आम। क्या हो गया इसका रूप? तो ताम अन, अतम त, अम आव आम, ये था लंग लकार हो गया। लंग लकार के बाद आता है लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। लोट लकार यानी अज्ञान उज्ञा वाला वाक्य याद करो। तू ताम अंतु, अ या ही तम त, तम त। उसके बाद आनी आव आम, ये होता था, है कि नहीं। फिर लोट लकार के बाद आ जाओ विधिलिंग में, चाहिए वाला अर्थ में। कौन सा? तो विधिलिंग लकार में क्या क्या होता था बताओ? तो विधिलिंग लकार यानी चाहिए वाला में एत एताम एयु, एह एतम एत, एह एतम एत, एयम एव एम, एयम एव एम, ये हो गया तुम्हारा विधिलिंग लकार का रूप। ये किस लकार का हो गया? तो ये पांचों लकार का रूप अगर पता है तभी तो ये बनेगा। तो पांचों लकार का रूप जो है हम डेली रिपीट करते हैं, इसलिए तुमको ये याद रखना होगा। क्या याद है कि नहीं? चलो यहाँ देखो, अब ये जो तुम्हारा है धातु रूप है, इसका पहले मूल धातु बताना है और फिर लकार पुरुष वचन बताना है, यही बताना है। और ये तभी बनेगा जब तुमको पांचों धातु का, पांचों लकार का धातु रूप याद हो। और पांचों लकार का धातु रूप हम ये लिखे हैं। पहला जो है लट लकार, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, इसका तीता अंति सीता था, आमी आवा आम, ये हो गया। तो दूसरा है लीट लकार। लीट लकार मतलब भविष्य काल। और दोनों में बहुत कम अंतर। देखो इसमें खाली स्या स्या सबके आगे में लगा देगा, ये बन जाएगा लीट लकार का रूप। भविष्य काल का रूप है कुछ सबके आगे में देखो स्या स्या लगा हुआ है कि नहीं, यानी स्यति स्यता स्यंती, स्यसी स्यता स्यत, श्यामी श्याम, श्यामी श्याव श्याम, है कि नहीं। खाली क्या करना है? लट लकार में ही स्या लगा देना है, स्या, है कि नहीं। लेकिन होता क्या है, किसी में ये मूर्धन्य सा लगता है, किसी में दंत सा लगता है कि नहीं। दंत सा जो है कहाँ कहाँ लगता है? तो पा वाला में लगता है, और उसके बाद एक और है अस्था वाला में लगता है, यही लगता है। बाकी सब जगह तुम वो सब इस्तेमाल कर सकता है। यानी आकर वाला में, आकर वाला में ये सा लगाना है, आकर वाला में, आकर वाला में ये दंत सा लगाना है, समझा कि नहीं। तो अब ये तो हो गया दो गो, लट लकार लिट लकार। लट लकार का याद है तो लिट लकार का भी याद हो गया। लट लकार में तीता अंति सीता था, आम या वाम, इसी में स्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? स्यति स्यता स्यंती, स्यसी स्यता स्यत, श्यामी श्याव श्याम। अब लंग लकार का रूप क्या है? तो लंग लकार में तो तामन अतम त, अम आवाम, यही ना है। उसके बाद लोट लकार आ जाए। लोट लकार तू ताम अन, अ या ही तम त, आनी आव आम। तो तुम देखो इसमें लगभग सब चीज सेम है। ताम है, उसके बाद तो है, तम है, आव आम सेम है। लेकिन अंतर क्या है? सुनो अंतर क्या? लंग लकार को अगर किसी धातु रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके आगे में अ लग जाता है। क्या लग जाता है? अ लग जाता है। तो इसी अ से पहचान हो जाता है कि लंग लकार का कौन है, लोट लकार का कौन है। और ज्यादा कुछ अंतर दिख रहा है तुमको? देखो आधा से बेसी तो सेम है। आम आव तो तम, है ना, ताम, सब सेम है। इसलिए अंतर ये क्यों है? लंग लकार के पहले, लंग लकार के धातु रूप के पहले अ लग जाता है कि नहीं। अ लग जाता है उपसर्ग के रूप में। कोई भी धातु रूप लिखते हैं लंग लकार का तो अ लगा देते हैं आगे में। तो अ लगा रहेगा तो लंग लकार होगा, अ लगा रहेगा तो क्या होगा? लंग लकार। और नहीं लगा है अ तो लोट लकार का होगा। विधिलिंग लकार का क्या है? एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एम एम, ये हो गया विधिलिंग लकार का रूप। चलो अब एक एक करके हम बनाते हैं, ध्यान से सुना। अगर ये धातु रूप याद है तो आसानी से बनेगा। पहला चीज देखो क्या लिखा हुआ है, भविष्यत, भविष्य था, स्यथ लगा हुआ है। और स्यथ किस में आता है ये बताओ, किस में आता है? तो सबसे पहला इसका मूल धातु अगर बोलना होगा तो मूल धातु क्या हो जाएगा? तो इसका मूल धातु रहता है भू। और प्रयोग भले करते हैं भव के अनुसार, किसके अनुसार? भव के अनुसार। लेकिन मूल धातु क्या हो गया? भू, याद रखना। भव वाला में मूल धातु हो गया भू, है कि नहीं। उसके बाद अब इसका अगर लकार का बात करेगा तो तुम देखो यहाँ स्यथा लगा हुआ है। और स्यथा किस में आता है? तो स्यथा आता है लीट लकार में। तो यहाँ लिख देंगे लीट लकार। कौन सा लकार? लीट लकार। और पुरुष देखो तो ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष। इधर वाला को कहते हैं एक वचन, इस लाइन को द्विवचन, इस लाइन को। तो बताओ किस पुरुष में आया? मध्यम पुरुष में और द्विवचन। लिख देंगे ना मध्यम पुरुष और द्विवचन। क्या कोई दिक्कत इसमें? कितना आसान है।
फिर अगछ, अगला क्या दिया हुआ है अगछ, मतलब लास्ट में कुछ नहीं लगा हुआ है, खाली अविसर्ग लगा हुआ है। अविसर्ग कहाँ लगता है देखो, तो अविसर्ग लगता है लंग लकार में, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो सबसे पहला इसका मूल धातु क्या होगा गच्छ वाला का, तो मूल धातु क्या होगा गम होता है मूल धातु, याद रखना गच्छ नहीं होता है, गच्छ के रूप में हम प्रयोग करते हैं लेकिन मूल धातु क्या है तो गम है मूल धातु। जब ये मूल धातु है, अब इसका लकार पूछेगा तो अ लगा हुआ है, तो अ लगा हुआ है तो बिना कुछ सोचे समझे हम जान रहे हैं क्या होगा, ये लंग लकार का होगा, क्योंकि अ किसमें अभी तुरंत हम बताया अ किसमें लगता है लंग लकार में ही लगता है, किसमें लगता है लंग लकार में, है कि नहीं। अब अगर हो गया, अब इस कौन पुरुष कौन वचन में आएगा, तो देखो तुम ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष और ये एक वचन, तो क्या हो जाएगा बताओ मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अगला बताओ अपश्यन, यहाँ भी देखो अ लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले देखो बीच वाला जो है यही धातु है कि नहीं पश्य, और पश्य का मूल धातु होता क्या है, पश्य का मूल धातु बताओ, पश्य का मूल धातु क्या होता है दृश्य होता है, दृश्य प्रयोग करते हैं हम पश्य के रूप में, किस रूप में प्रयोग करते हैं पश्य के रूप में। अब अ लगा हुआ है शुरू में और अ लगता है बस एक गो में, कौन लकार में, तो ये लंग लकार का हो जाएगा ना, किस लकार का हो जाएगा लंग लकार का। बताओ अभी कौन पुरुष कौन वचन में आया, तो कहाँ पे अपश्यन, अन्न लास्ट में क्या आया है, लास्ट में क्या आया है अन्न, और अन्न किस में आता है तो प्रथम पुरुष और बहुवचन आता है ना, यहाँ लिख देंगे प्रथम पुरुष और बहुवचन, क्या कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला है भवताम, इसका मूल धातु बताओ क्या होगा, भाव फिर आया भाव, तो भाव का मूल धातु भू हो जाएगा कि नहीं, तो मूल धातु हो गया भू, और इसका प्रयोग किस रूप में करेंगे भाव के रूप में करेंगे। अब बताओ तो यहाँ पर ताम लगा हुआ है, ताम लगा हुआ है, ताम देखो यहाँ सुनो ध्यान से, ताम इसमें भी है और ताम इसमें भी है, तो कौन सा लकार होगा, कौन लकार में होगा, ताम यहाँ पर लंग लकार में भी है, ताम लोट लकार में भी है, तो कौन सा होगा। तो देखो लंग लकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे में अ नहीं लगा है, अ लगा रहता तो लंग लकार होता, लेकिन अ नहीं लगा है तो लोट लकार का होगा, किस का होगा लोट लकार का, तो लोट लकार हो गया। अब उसके बाद बताओ कहाँ पे आया, तो प्रथम पुरुष, इसको कहती लाइन को प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, एक वचन और द्विवचन, तो किस पुरुष किस वचन में आया प्रथम पुरुष किस वचन में द्विवचन में आया कि नहीं। चलो अगला बताओ पिबंती, तो मूल धातु तो हो गया पिब, लेकिन इसका मूल धातु क्या होगा, तो हम बताए थे इसका जो है मूल धातु होता है पा, और पा का प्रयोग होता है पिब के रूप में, किस रूप में पिब के रूप में, और जब पा है तो पी बनती अंति, और अंति कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है अंति, वही ना अंति, तो किसमें चलो लट लकार में आता है, किसमें आता है लट लकार, और पुरुष और वचन बताओ। चलो क्या था पिबंती, यहाँ ध्यान देना क्या है तुम्हारा पिबंती, तो पिबंती का बताओ क्या होगा, पिब धातु है लेकिन मूल धातु क्या होता है इसका पा होता है, और पिब के रूप में प्रयोग करते हैं, और अंति लगा हुआ है, और अंति किस में आता है याद करो तीता अंति किस में आता है तो लट लकार में आता है। उसके बाद कौन सा पुरुष कौन सा वचन, तो यह आता है प्रथम पुरुष, और किस वचन में तो बहुवचन में आता है कि नहीं बहुवचन, क्या कोई दिक्कत इसमें। अब आ जाओ हनमी, हनमी, अब बताओ हनमी जो है ये किसका रूप है हनमी, तो इसका मूल धातु तो हो गया हन, मूल धातु कहाँ यहाँ नीचे में लिख दिया है कि नहीं, वो दोनों नीचे में है, तो देखो हनमी का कौन हो गया हनमी का क्या हो गया मूल धातु हन हो गया, जब हन हो गया तो बताओ इसका जो है रूप अगर चलेगा तो किसके अनुसार चलेगा, किस में आता है हनमी, याद करो हन धातु का रूप, हंती हता धनंती, हंसी हथा हंत, हनमी किस में आता है, तो ये लट लकार में आता है, ये स्पेशल थोड़ा सा चलता है अलग चलता है, इसको याद रखना होगा तुमको लट लकार में। और उसके बाद किस पुरुष में, तो यह किस में आएगा, तो ये क्या बताया देखो यहाँ ध्यान से, क्या बोले इसका हंती हता धनंती, हंसी हंथा हंत, हनमी हनवा हनमी, किस में आया तो उत्तम पुरुष, और कौन वचन में एक वचन में आया ना। चलो अगला बताओ कुर्मा, कुर्मा किस में आएगा, तो कुर्मा का सबसे पहले मूल धातु क्या हो जाएगा क्री, और जब क्री हो गया तो ये किस धातु में आएगा, तो देखो याद करो करोती क्रुता कुरवंती, करोसी क्रुथा क्रुत, कुर्मी कुरवा कुर्मा, किस में आता है ये सब लट लकार में आता है, और लट लकार में कौन पुरुष तो उत्तम पुरुष, कौन वचन तो बहुवचन, बहुवचन है कि नहीं, कौन वचन बहुवचन। अगला बताओ आस्ताम, तो आस्ताम देकर के पता चला ये अस धातु का रूप है, और अस धातु में भी कौन लकार, कौन लकार, तो याद करो आसित आस्ताम आसन, अस धातु का लंग लकार का रूप है ना, लंग लकार, तो लंग लकार का रूप है, लंग लकार का रूप है कि नहीं। और लंग लकार में इसका याद ही होगा आसित आस्ताम आसन, आसित आस्ताम, तो आस्ताम किस में आया प्रथम पुरुष में ना, प्रथम पुरुष, और किस वचन में द्विवचन में, ठीक है। अगला आ जाओ दास्यामा, अगला क्या है तुम्हारा दास्यामा, दास्यामा बताओ कहाँ होगा, दास्यम में मूल धातु हो गया तुम्हारा दा, दास्यम में मूल धातु क्या हो गया दा, देखो इस दा में भी आकर वाला दा भी है, तो दा में भी देखो स्य लगा है नहीं दंत स, याद रखना दंत स कहाँ कहाँ लगता है जिसमें आकर रहता है, तो दा हो गया। आप बताओ किस लकार में आएगा, तो स्य लगा हुआ है,
और स्या किस में लगता है? स्या किस में लगता है? तो स्या लगता है लिट लकार में, तो लिट लकार हो जाएगा। और कौन पुरुष कौन वचन में? कौन पुरुष कौन वचन में? तो दास्याम देखो, आम दास्याम किस में आएगा? यहाँ देखो उत्तम पुरुष का कौन वचन में? ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। और कौन वचन? बहुवचन। क्या कोई दिक्कत? अगला देखो आस्ताम है। अगला तुम्हारा क्या है? आस्ताम। आस्ताम बताओ कहाँ पे आएगा, क्या होगा इसका? तो सबसे पहला ही आस्ताम जो अस धातु का ही रूप है। किस धातु का रूप है? अस धातु का भी कहाँ पे आएगा बताओ, कहाँ पे आएगा? तो लोट लकार में अस्तु अस्ताम संतु लिखाए थे। उसका तो आसित आस्ताम होता था, यहाँ क्या होगा? अस्तु अस्ताम। अस्ताम किस में आएगा? लोट लकार में आएगा कि नहीं? ये लोट लकार का रूप हो जाएगा। कौन सा लकार का? लोट लकार का। और कौन पुरुष कौन वचन में? तो देखो ताम किस में आता है? प्रथम पुरुष द्विवचन में आएगा कि नहीं? प्रथम पुरुष। चलो धनंती बताओ, धनंती। सबसे पहले इसका क्या होगा? मूल धातु। तो मूल धातु होगा हन। मूल धातु क्या होगा? हन। और जब मूल धातु हन होगा तो किस लकार में? देखो हंती हता धनंती लट लकार में ही आता है, तो लट लकार। और कौन पुरुष कौन वचन में? प्रथम पुरुष बहुवचन होगा कि नहीं? तो प्रथम पुरुष और बहुवचन। फिर अगला बताओ अगच्छम। तो गच्छ धातु है, लेकिन इसका मूल धातु क्या होगा? तो गम। प्रयोग करते हैं हम गच्छ के रूप में। गम हो गया। और जब गम हो गया तो बताओ यहाँ पर अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। और अ किस में लगता है? तो अ लगता है लंग लकार में। सीधा लंग लकार लिख देंगे। कौन सा लकार? लंग लकार। और कौन पुरुष कौन वचन में? तो उत्तम पुरुष। देखो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। अब बताओ गमिष्यता। तो गमिष्यता का क्या होगा? तो गम धातु होगा। और कौन लकार में? यहाँ देखो स्यता। स्यता मतलब क्या, कहाँ आएगा? इसी में ना। तो कौन लकार में होगा? लिट लकार में होगा। और लिट लकार में क्या आएगा? तो प्रथम पुरुष द्विवचन में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। आएगा कि नहीं? चलो अगला बताओ पास्याव। पास्याव कहाँ आता है? पास्याव। तो पास्याव का सबसे पहला मूल धातु, तो मूल धातु पा ही ना हो जाएगा। अब उसके बाद जब पा हो गया तो स्याव किस में आता है? स्या संयोग। तो यहाँ देखो पास्याव, पास्याव होगा, पास्याव विसर्ग होगा। तो बताओ कहाँ पे? अब इसका पास्याव हो गया। अब किस लकार में आया पास्याव? तो लिट लकार आया ना, लिट लकार में। और कौन पुरुष कौन वचन में? तो देखो यहाँ पास्याव कहाँ आया? तो उत्तम पुरुष द्विवचन में आएगा कि नहीं? यहाँ लिख देंगे उत्तम पुरुष और द्विवचन। फिर अगला बताओ हतम। हतम किस धातु में आएगा? हन धातु में। और लकार, लकार बताओ इसका क्या होगा? कौन लकार? लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है? हंतु हताम धनंतु। हाँ, उसके बाद हंतु हताम धनंतु, हन हतम हत हतम, इसी में ना आएगा? किस में? मध्यम पुरुष। तो लोट लकार में ही आएगा। किस लकार में? लोट लकार में। और लोट लकार में भी कहाँ आता है? तम। मध्यम पुरुष। देखो अ लगा आता तो हम समझ जाते वो लंग लकार का, और नहीं लगा हुआ है। तो क्या होगा? लोट लकार। और कौन पुरुष? कौन? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष कौन वचन? तो द्विवचन होगा ना, द्विवचन। यहाँ हतम। अब अगला बताओ अगच्छत। अगच्छत का मूल धातु गच्छ का, गच्छ धातु का मूल रूप क्या होता है? तो गम हो जाएगा। प्रयोग होता है गच्छ के रूप में। और किस लकार में आएगा? किस लकार में आएगा? तो अ लगा हुआ है, तो कौन लकार? और अ लगा रहता है लंग लकार में। पुरुष वचन बताओ। तो तामन, तो इसी में ना आएगा, सुबह में ना। तो कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। और किस वचन में? एक वचन में। क्या कोई दिक्कत इसमें? अगला बताओ नर्ति स्यंती। इसका मूल धातु क्या होगा? तो मूल धातु होता है नृत्य, नाचना। और इसके बाद बताओ स्यति स्यता स्यंती किस में आता है? तो लिट आता है लिट लकार में। तो लिट लकार लगा देंगे। और फिर उसके बाद बताओ प्रथम पुरुष और किस वचन में? बहुवचन में। क्या कोई दिक्कत इसमें? अगला बताओ आसी। आसी क्या होगा? आसी अस धातु का रूप है। किस धातु का? अस धातु का। और इसका कौन लकार में होगा? याद करो आसित आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आसवास, ठीक है। देखो तो अस धातु का ही रूप हो गया। और आसी कहाँ पे आएगा? तो आसी आता है यहाँ लंग लकार में। कहाँ आता है? तो लंग लकार में आता है। लंग लकार हो गया। और पुरुष वचन बताओ। तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन वचन? तो मध्यम पुरुष एक वचन होगा कि नहीं? अब बताओ अगला द्रक्ष्यंती। द्रक्ष्यंती कहाँ आएगा? द्रक्ष्यंती सबसे पहले मूल धातु इसका क्या होगा? इसका मूल धातु हो गया दृश्य। इसका मूल धातु क्या हो गया? दृश्य।
जब इसका मूल धातु दृश्य हो गया तो कौन लकार, तो लीट लकार में ना आता है, याद करो द्रक्षति, द्रक्षति द्रक्षता इसी में बदलता है, दृश्य द्रक्ष में बदल जाता है, तो कौन लकार, लीट लकार। और ये देखो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, याद रखना, द्रक्षति ये दृश्य धातु का ही रूप है, जो लंग लकार मतलब जो है लीट लकार का रूप है, जो थोड़ा सा चेंज होता है। अब बताओ यहाँ पर कौन पुरुष कौन वचन में, तो यहाँ लिखेंगे ना प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। अब बताओ पक्षयत, अगला क्या है, तो पक्षयत किस धातु में आता है, तो ये मूल धातु है इसका पच, जब मूल धातु पच है तो बताओ किस लकार किस वचन में आएगा, तो ये भी भविष्यत काल में ही आएगा, लीट लकार। और लीट लकार में कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष, और कौन वचन, तो मध्यम पुरुष हो गया, कौन वचन, तो था आता है किसमें, यहाँ देखो, तो बहुवचन हो जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत, तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट, बनेगा ना। इसी तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं कि नहीं। चले यहाँ देखो, यहाँ सुनो, बात बंद करो। तो अगला विधिलिंग लकार का हम जो है कल देखे थे सहायक धातु पर रूप, यानी जब मान लो कि मूल धातु ना हो तो वाक्य कैसे बनाएंगे। आज अगर धातु दिया हुआ है, जैसे पढ़ना खाना अगर रहेगा तो उसका वाक्य कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ विधिलिंग लकार का रूप क्या था, विधिलिंग लकार का क्या रूप था बताओ, विधिलिंग लकार का रूप ध्यान देते चलना, विधिलिंग लकार का धातु रूप। तो चलो देखो लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन, होता है ना। चलो बताओ अगला, इसका धातु रूप होता क्या है, इसका धातु रूप क्या होगा विधिलिंग लकार का, एत, एताम, एयु, एतम एत, एतम एत, यहाँ पर अलंत नहीं होगा, एतम एत, एम एव एम, यही ना होता है, ध्यान देते चला। अब इसी को अगर किसी धातु के साथ लगाएंगे तो बैठाने आता है तुमको, है कि नहीं। उससे पहले हम यहाँ पर जो है तुमको कर्ता के अनुसार लिखाते हैं। तो देखो कर्ता के अनुसार अगर हम देखें, कर्ता के अनुसार धातु रूप अगर लिखें तो किस कर्ता में कौन सा धातु रूप लगेगा, ठीक है। अब यही चीज जो है वाक्य बनाने में तुमको मदद करेगा। जैसे देखो अगर हम लिखें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, फिर आता है बहुवचन, है ना। अब चले यहाँ देखना ध्यान से। अब प्रथम पुरुष में बताओ क्या क्या आता था प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष एक वचन में यह वह एक नाम आता है कि नहीं, और इसके साथ लगेगा क्या, पूरे के साथ, पूरे के साथ क्या लगेगा, तो इससे पूरे के साथ लग जाएगा एत, लगेगा ना, क्या लगेगा एत। उसके बाद बताओ अगला, फिर इसके बाद इसमें क्या आता है, ये दोनों, वे दोनों, उसके बाद दो नाम रहेगा, इसमें क्या लगेगा एत है, तो दूसरा में क्या लग जाएगा बताओ, एताम लग जाएगा। और लास्ट क्या है, क्या है तुम लोग यहाँ देखेगा ना शांति से। फिर अगला देखो ये लोग, वे लोग, और कै गो नाम इसमें आता है, दो से अधिक नाम आएगा। अगर ऐसा अगर हो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, वहां देखो ए यू लग जाएगा कि नहीं, ए यू लग जाएगा। चलो अब अगला देखो, खाएगा मार, करें सीधा होकर बैठो। चलो देखो यहाँ अगला क्या है तुम्हारा, अगला मध्यम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम लोग आता है कि नहीं। और तुम के साथ बताओ क्या लगेगा, तुम के साथ, तो यहाँ देखो मध्यम पुरुष एक वचन में जो वही ना लग जाएगा, और फिर मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या आएगा एतम, और मध्यम पुरुष बहुवचन में एत हो जाएगा। और फिर अगला क्या है तुम्हारा उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में क्या आता है अरे यार, चलो यहाँ देखो क्या क्या है हम, ये एतम एयु एतम एत एम एम, ये हो गया तुम्हारा विधिलिंग लकार का रूप। और यहाँ हम तुमको बता रहे हैं कि किस कर्ता के अनुसार कौन सा रूप लगेगा, है कि नहीं। और उत्तम पुरुष में बताओ क्या आता है, उत्तम पुरुष में मैं आता है, और मैं के साथ क्या लग जाएगा
एम लग जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या आएगा, हम दोनों, और हम दोनों के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग के साथ लग जाएगा एम, लग जाएगा कि नहीं। अब जैसे इसका वाक्य को हम देखो लिखते हैं और फिर वाक्य बनाना है। चलो अगला देखो, वाक्य है तुम्हारा जैसे उसे पढ़ना चाहिए। अरे यार ये सब कह रहे हैं हम मार खाएगा आज, तुम समझ लो। चले सुनो, देखो यहाँ पर अब वाक्य बनाते हैं, उसे इसी के अकॉर्डिंग विधिलिंग वाला वाक्य क्या क्या है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, क्या है तुम्हारा वाक्य, उसे पढ़ना चाहिए। ध्यान से देखना, वाक्य तभी बनेगा उसे पढ़ना चाहिए। मान लो रहेगा तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। तीसरा वाक्य मान लो राम और श्याम को जाना चाहिए, राम और श्याम को। तो इस तरह का वाक्य अगर है तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझते चला। अगर इस तरह का वाक्य है तो उसे का सबसे पहले संस्कृत लिखेंगे। तो उसे का संस्कृत क्या होता है, ये व का ही रूप है ना, ये किसका रूप है, स का। तो उसे पढ़ना चाहिए तो ये स का रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं है कि ये लड़का के लिए कि लड़की के लिए, तो स भी लगा सकते हैं और सा भी लगा सकते हैं। और पढ़ना का क्या होगा, पट होगा। अब जब ये चाहिए लगा तो हम ये तो पता चल गया कि किसका वाक्य है, विधिलिंग लकार का। विधिलिंग लकार का है तो देखेंगे कि वह कहाँ पे आता है, वह कहाँ पे आता है, वह आता है यहाँ पर। और इसके अनुसार क्या रूप लगेगा, एत। और एत में देखो ए का तो एत लगा हुआ है, ये जो शुरू वाला ये है इसका मतलब मात्रा, और फिर तो इसका मतलब यहाँ एकार लग गया, एकार का मात्रा लग गया, और फिर तो क्या हो गया बताओ, हो गया ना ये। तो ये क्या हो गया, स या सा पठेत। फिर दूसरा वाक्य है तुम्हें खाना चाहिए, तुम का बताओ क्या होगा, तुम का तुम। और खाना का क्या होता है, खाद होता है ना, तो खाना का हो गया खाद। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखो तुम के साथ क्या लगता है, ए विसर्ग लगता है ना। जब ए विसर्ग है तो ए का मतलब आयकार, और फिर विसर्ग लग जाएगा, तुम खा दे, हो जाएगा कि नहीं। वो बिना अथी वाला था, बिना क्रिया वाला, क्रिया वाला वाक्य है कि बिना धातु वाला बता दिए, धातु वाला है। चलो अगला देखो, राम और श्याम है, राम और श्याम को जाना चाहिए, इसका वाक्य क्या होगा बताओ। राम का राम और श्याम का श्याम। अब दो नाम आया है तो दोनों के बाद यहाँ च लगा देंगे, या दोनों के एक साथ राम श्याम च लिख सकते हैं। और जाना का क्या होता है, तो जाना का होता है गच, जाना का क्या होगा। अब दो नाम आया है तो दो नाम में क्या लगता है, देखो यहाँ हम लिखे हैं ना, दो नाम में एताम जुड़ जाता है, दो नाम में क्या जुड़ जाएगा, एताम। तो एताम लगाएंगे तो क्या होगा, ऐकार का मात्रा हो गया ऐकार, और ताकर्म। क्या कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह का अगर वाक्य रहेगा बनेगा कि नहीं बनेगा। चौथा नंबर मान लो रहेगा, तुम लोगों को बोलना चाहिए। अब बताओ, अब क्या होगा इसका, तुम लोगों का को, तुम लोग को क्या होता है संस्कृत, तो त्वम युवाम यूयम होता है ना, तो यूयम हो गया। और बोलना का क्या होता है, तो बोलना का होता है वध। जब बोलना का वध हो गया तो बताओ तुम लोग के साथ क्या लगता है, एत लगता है, तो वध एत हो जाएगा कि नहीं, इसमें हलंत नहीं लगेगा। इसी तरह से बन जाएगा ना। तो हम यहाँ कुछ वाक्य देते हैं जिसको तुमको बनाना है, ठीक है, नहीं बना के लाना है। चलो सुनो, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, विभक्ति, जिसको संस्कृत हिंदी में क्या कहते हैं, कारक, और संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। ध्यान से समझना। देखो तो ये जो कारक है, कारक तुमको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वाक्य तभी पहचान में आएगा जब तुम कारक पढ़ेगा और कारक का चिन्ह पढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम कुछ कारक मतलब सबसे पहले कारक के बारे में बताते हैं। कारक कहते हैं किसको है, पहला सवाल उठता है कि कारक किसको कहते हैं। तो कारक कहते हैं, कारक का परिभाषा अगर पूछा जाए तो जिसका क्रिया के साथ जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक। यानी कारक किसको कहा जाएगा, इसका अगर परिभाषा पूछेगा तो याद रखना, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ क्या हो, जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, कारक कहते हैं, है कि नहीं। और कारक को ही संस्कृत में जो है विभक्ति कहा जाता है। कारक को ही संस्कृत में क्या कहते हैं हम, विभक्ति कहते हैं। ध्यान देना। तो कारक को ही संस्कृत में, कारक को ही संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभक्ति कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने प्रकार हैं। याद रखना, कारक के 8 प्रकार हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार है। वही कर्ता कर्म पढ़ा है ना। तो कारक के टोटल कितने भेद हैं, याद रखना, कारक के टोटल 8 भेद हैं। तो कारक के अगर 8 भेद हैं तो विभक्ति के कितने भेद हो जाएंगे बताओ,
तो कारक के 8 भेद है, तो विभक्ति के भी 8 भेद होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में कारक को या विभक्ति को उसके 6 भेद हैं, लेकिन हम प्रयोग करते हैं 8 का, लेकिन मुख्य रूप से कै गो माना गया? 6 गो। अगर क्वेश्चन पूछे वहां है कि नहीं एग्जाम में, तो याद रखना 6 गो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? कारक के 8 भेद हैं, लेकिन संस्कृत में जो है विभक्ति कह दो या कारक कह दो, उसके 6 भेद ही हैं। विभक्ति या कारक के कितने भेद? विभक्ति या कारक के 6 भेद ही हैं। अब किसको किसको नहीं माना गया कारक का भेद? 6 भेद है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 गो संबंध कारक और संबोधन कारक को जो है संस्कृत में जो है कारक का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन प्रयोग हम करते हैं, लेकिन कै गो संस्कृत में माना गया? 6 गो। किसको किसको नहीं माना गया है? क्या होता है? क्योंकि संबंध कारक तथा संबोधन कारक, संबंध कारक तथा संबोधन कारक को संस्कृत में कारक का भेद नहीं माना गया। संस्कृत में कारक का भेद नहीं माना गया है कि नहीं? तो ये छोड़ा करके संबंध और संबोधन को छोड़ा करके कितना हो जाएगा? तो बताओ 6 गो हो जाएगा कि नहीं? तो टोटल संस्कृत में कितने विभक्ति? 6 गो। चलो देखो अब अगला, तो कारक के कितने भेद हो गया? 8 भेद। कारक के 8 भेद हिंदी के लिए, लेकिन संस्कृत के लिए 6 गो। क्यों संस्कृत के लिए 6 गो? क्योंकि संस्कृत में संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन प्रयोग हम करते हैं। याद रखना, प्रयोग जो है 8 कारक का करते हैं संस्कृत में भी जो है, याद रखना, संस्कृत में भी 8 कारकों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि 6 गो का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में कै गो कारक का प्रयोग करते हैं? 8 कारकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब प्रयोग करते हैं तो अब अगला देखो, हम यहाँ लिख रहे हैं कारक का कौन कौन प्रकार है। ध्यान देते चला, कारक के कौन कौन प्रकार हैं और किसका, और संस्कृत में विभक्ति किसको कहते हैं और उसका क्या चिन्ह होता है। तो हर एक कारक का एक अपना अपना चिन्ह है। ध्यान से देखो, फिर बाद में लिखना। चलो यहाँ देखते चला। सबसे पहले हम चलते हैं कारक। ठीक है, कारक सुना ध्यान से। कारक हो गया, और कारक के भी कारक देखो, और कारक के बाद हम यहाँ लिखते हैं तुमको चिन्ह, या पहले विभक्ति ही लिख देते हैं, विभक्ति। ठीक है, चलो कारक पहले चिन्ह ही लिख दो, चिन्ह, और फिर उसके बाद विभक्ति। ध्यान देते चला। अगर ये चीज समझ गया तो फिर अभी तुम वाक्य में आसानी से पहचान पाएगा, है कि नहीं। कारक का कितने प्रकार बताए तुमको? 8 प्रकार। देखो 8 प्रकार का हम नाम लिखते हैं। पहला नंबर है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, और चौथा कारक है संप्रदान कारक, और 5वां है आपादान कारक, और छठा है तुम्हारा संबंध कारक, और 7वां है अधिकरण कारक, और 8वां है संबोधन कारक। 8वां कौन है? संबोधन कारक। और तुम तो याद भी किया होगा, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध कारक किरारी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अहो अजी, ये सब आ गया कि नहीं। कर्ता में देखो, कर्ता में चिन्ह क्या बताया तुमको? ने, और शून्य भी रहता है। शून्य मतलब कि हर जगह ने नहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं ने नहीं भी लिखा जाता है, इसलिए शून्य दे दिए। और कर्म कारक का बताओ क्या होगा? तो को और शून्य। करण कारक का क्या होगा? तो से, और ये जो से है ये द्वारा के अर्थ में। किस अर्थ में? याद रखना, ये जो से है ये द्वारा के अर्थ में, द्वारा के अर्थ में। ठीक है, और चलो उसके बाद देखो संप्रदान का है। संप्रदान में होता है को के लिए, संप्रदान में क्या होता है? को के लिए। और अपादान में भी से आता है, लेकिन ये से किस में? तो ये होता है जुदाई के अर्थ में। किसके अर्थ में? जुदाई के अर्थ में। और संबंध में क्या आता है? तो संबंध में आएगा तुम्हारा का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, ये सब आएगा। और अधिकरण में आएगा में पर। अधिकरण में क्या आएगा? तो अधिकरण में आएगा में पर। और संबोधन का मतलब हे अरे अहो अजी, ये सब आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो, कर्ता कारक को ही संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं, और उसके बाद कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं, और जो है करण कारक को तृतीय विभक्ति, और फिर संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। और अपादान कारक को पंचमी विभक्ति कहते हैं, और संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति, और फिर उसके बाद अधिकरण कारक को, याद रखना, अधिकरण कारक को हम सप्तमी कहते हैं, और संबोधन कारक को क्या? अष्टमी। संबोधन कारक को प्रथमा ही कहते हैं। प्रथमा या संबोधन ही लिख सकता है, यानी प्रथमा की तरह ही होता है।
तो प्रथमा भी लिख सकता है यह संबोधन, क्योंकि सेम चीज आता है लगभग में। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा कारक। ध्यान देना, यही इसी पर सारा चीज है, इसी पर सारा चीज है तुम्हारा। ठीक है, अब हम कुछ वाक्य लिखते हैं, तुमको पहचानना है कि किस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी किस शब्द में कौन सा कारक लगा हुआ है। क्या कोई दिक्कत? ये समझा कि नहीं? ये इधर हम लिखे कारक, उसका चिन्ह लिखे और उसको विभक्ति लिखे। ठीक है, कारक चिन्ह और उसका विभक्ति लिखे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। याद होगा सबको, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के किरारे, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे अहो अधि, यही सब आएगा, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ? अब इसको हम एक एक करके हम देखो कुछ वाक्य देते हैं, उसमें तुमको पहचानना है कि कहाँ पर कौन सा कारक है। ठीक है, चलो बात नहीं, चुपचाप सुनो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम कुछ वाक्य दिए हैं और वाक्य में कहीं कहीं हम लाइन दिए हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा विभक्ति या कारक है, तुमको पहचानना है। ध्यान देना, पहचान में तो आसान है, लेकिन हमको दिक्कत कहाँ कहाँ होगा? तो दिक्कत यहाँ होगा करण कारक और अपदान कारक, क्योंकि दोनों में से चिन्ह है। दिक्कत यहाँ होगा कर्म कर्म कारक और संप्रदान कारक में, दोनों में कोई चिन्ह है कि नहीं? चले सुना कर ना, बात नहीं करो। तो यहाँ जहां जहां दिक्कत है वहां देखना ध्यान से, उसको कैसे अनुमति करते हैं। ठीक है, तो पहला तुम देख रहा है वाक्य, यहाँ देख रहा है कई सारे वाक्य है यहाँ पे जी। कह रहे बात बंद करने, आवाज नहीं निकलना चाहिए, जिसके मुंह से आवाज निकलेगा पहले तो खड़ा करेंगे तब पूछेंगे। चलो सुनो, यहाँ देखो कुछ वाक्य हम लिखे हैं और इस वाक्य में तुमको ये बताना है कि कौन से शब्द में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है। आसान है, पहचानना आसान है, चिन्ह देकर के हम पहचान सकते हैं ना। जैसे देखो पहला वाक्य तो स्पष्ट हमको दिख रहा है, ध्यान से समझना। राम ने रावण को मारा, तो पहला तुम देखो राम ने, और ने चिन्ह जो है सिर्फ कर्ता कारक में ही लगता है और वो प्रथमा विभक्ति में होता है। इसका मतलब तो ये स्पष्ट पहचान में आ रहा है, ये इसमें कौन सा कारक है। और ऐसे ही वाक्य दोनों दूगो नहीं पूछता है, एक को किसी पर लाइन देता है। हम चूंकि मतलब पढ़ रहे हैं, अभी शुरू किए हैं, तो हमको जहां जहां कारक मिलेगा वहां हो सकता है तुमको यहाँ भी लाइन खींच दे, यहाँ भी लाइन खींच दे, हो सकता है ना। याद रखना, राम ने, राम में क्या लगा हुआ है? ने लगा, और ने लगा हुआ है तो हर जगह क्या बोले? हर जगह ने लिखा हुआ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सुन लिख दे, इसका मतलब ने कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहता है। तो राम ने है, तो राम ने किस कारक में होगा? तो अगर हिंदी में पूछता तो कर्ता कारक, और अगर संस्कृत में पूछता तो क्या बताते? तो प्रथमा व्यक्ति। तो कर्ता कारक लिख दो या प्रथमा व्यक्ति लिख दो। और है क्या, ये चीज तुम अगर एक बार पढ़ा तो यही चीज तुमको हिंदी में भी काम देगा और यहाँ संस्कृत में भी काम देगा, दोनों में बस इतने हैं। और इससे भी क्वेश्चन कम से कम 3-3 नंबर दोनों में पूछा जाता है, संस्कृत में भी 3 नंबर और हिंदी में भी 3 नंबर। खाली रेखा खींच करके कहेगा निम्नलिखित में कौन सा विभक्ति है, संस्कृत में और हिंदी में कहेगा कौन सा कारक है। ठीक है, क्या कराए लड़का? दोनों खाएगा बीमार। चलो उसके बाद देखो रावण को, तो यहाँ पर तुम अगर देखेगा ध्यान से, रावण को, अब को जो चिन्ह है, को वाला में दिक्कत इसलिए है क्योंकि को यहाँ पर कर्म कारक में भी लगा है और को संप्रदान कारक में भी लगा है कि नहीं लगा हुआ? तो जब को दोनों में लगा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन को के बारे में बात किया जा रहा है कि नहीं? क्योंकि को तो दोनों में लगा हुआ है। तो यहाँ देखो कर्म कारक, जब इसका हम सबका परिभाषा लिखाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। कर्म कारक उसको कहते हैं जिस पर काम का फल पड़ता है। जैसे कोई काम कर रहे हैं, यानी कर्म मतलब जो फल पड़ता है, जैसे क्रिया का या कर्ता का जो फल पड़ता है वो फल जो है कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा तो रावण पर कुछ ना कुछ असर होगा, है कि नहीं? तो रावण को मारा, तो यहाँ रावण जो है ये कर्म कारक में आएगा। किस कारक में आएगा? कर्म कारक में आएगा। क्या कोई दिक्कत? अब फिर अगला देखो तुम्हारा है गोपाल। अब यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है, क्या कोई चिन्ह है इसमें? जब कोई चिन्ह नहीं है तो बताओ, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसमें हम कैसे पता करेंगे क्या है? बोलो, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कैसे पता करेंगे? तो देखो अब हम क्या बताएं, हर जगह चिन्ह नहीं लगा रहता है, कहीं कहीं तुमको समझना होगा। ठीक है, जैसे गोपाल में कोई चिन्ह नहीं लगा है, लगा है? चलो सुना, यहाँ देखो, तो यहाँ बताओ अब गोपाल का बात है, तो गोपाल में कौन सा व्यक्ति लगा हुआ है? गोपाल में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान देगा तो यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? लेकिन चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन हम यहाँ पर अगर अनुभव करें तो यहाँ पर है गोपाल ने, है कि नहीं? हर जगह हम क्या बताएं, हर जगह ने नहीं लिखा रहता है, तुमको समझना होगा, उसको लगा के देखो। तो गोपाल ने आम को खाया, यही ना मतलब हो गया। तो गोपाल के साथ ने और आम के साथ को लगा है, सिंपल बात है। हर जगह तुमको लिख के नहीं देगा, क्योंकि दो एगो में ऐसा दिक्कत होगा, कर्ता में और कर्म में। कर्ता और कर्म में हमेशा लिखा हुआ नहीं रहता है, कहीं कहीं ऐसा भी वाक्य देगा। इसलिए तुमको सब चीजें सब तरीका से बता रहे हैं, ताकि तुमको एक भी क्वेश्चन है कि नहीं, इससे जितना बता देंगे उससे बात रहेगा नहीं, है कि नहीं? जितना तरह से होता है उतना तरह से तुमको हम बता रहे हैं। इसलिए अगर मान लिया जाए चिन्ह नहीं रहता है, कोई चिन्ह नहीं लगाओ, तुमको समझना होगा कि गोपाल के साथ क्या लग सकता है। तो गोपाल ने, क्योंकि गोपाल काम करा, काम करने वाला को ही कर्ता कहते हैं।
तो काम कौन कर रहा है? गोपाल कर रहा है। तो गोपाल के साथ क्या लगा है? ने। और आम का काम किससे, मतलब कौन सा काम है, यानी काम का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। अगर आम को खाएगा तो आम घटेगा, घटेगा ना, तो आम पर फल प्रभाव पड़ा कि नहीं? तो जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक। तो बताओ गोपाल कौन सा कारक हो गया? तो गोपाल हो गया कर्ता कारक, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा व्यक्ति, जिसको हम प्रथमा व्यक्ति कहते हैं। और ये जो आम है ये कौन सा बताओ? कर्म कारक, क्योंकि इसमें को छिपा हुआ है कि नहीं? को छिपा हुआ, यहाँ को छिपा हुआ है, यहाँ ने छिपा हुआ है कि नहीं? बताओ। लिखाता नहीं है। लिखने से पर देखो वाक्य खराब लगेगा। जैसे राम ने आम को खाता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, तो इसलिए वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं कहीं से हटा दिया जाता है, समझ में आया ना? लेकिन ऊपर में देखो, ऊपर में लगा हुआ है राम ने रावण को, तो हर जगह लिखा नहीं रहता है। जहां तुमको देखो वाक्य, हमेशा देखो हिंदी में ये भी देखना होता है कि वाक्य बोलने में सुस्पष्ट हो, है कि नहीं, उसका उच्चारण क्षमता बढ़िया हो। इस कारण से जो है हर जगह चिन्ह नहीं दिया जाता है। लेकिन अब अगला तुम आ जाओ, तो तुम कलम से लिखते हो, यहाँ पर से लगा हुआ है, और से हम देखो दूगो में बताएं, करण कारक में भी और अपादान कारक में भी। तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो से है ये करण कारक का है या ये जो से है वो अपादान कारक का है? तो दोनों में देखो एक के बात है कि अगर द्वारा के अर्थ में प्रयोग हो रहा होगा, सुना ध्यान से, अगर द्वारा के अर्थ में प्रयोग हो रहा होगा तो करण कारक, और अगर अलगाव के रूप में, जुदाई के रूप में प्रयोग होगा, है कि नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। मतलब वह अगर मान लिया अलग हो रहा होगा, जैसे देखो यहाँ देखो, क्या हम कलम से अलग रख के कलम से लिख सकते हैं? जब भी कलम के द्वारा लिखेंगे, कलम को छोड़ के लिख सकते हैं क्या? इसमें जुदाई होगा कलम से? कलम को पकड़ के ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम कलम से लिखते हैं, क्या लिखा है, तुम कलम से लिखते हो, तो इसका मतलब हम कलम के द्वारा लिख रहे हैं, ना कि कलम को छोड़ के लिख रहे हैं। अगर कलम को छोड़ के लिखते, यानी अगर जुदाई होता कलम से, तब जो है कौन सा कारक होता? ये वाला अपादान कारक होता है ना। जैसे मान लो हम कहें मैं विद्यालय से घर जाता हूँ, तो विद्यालय को छोड़ के जा रहे हैं, विद्यालय को छोड़ के जा रहे हैं ना, अलग हो रहे हैं विद्यालय से, तो अलग होने के अर्थ में वहां क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्या समझा कि नहीं? तो बताओ यहाँ पर कलम से, इसमें क्या होगा? करण कारक। क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि हम उसके द्वारा काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा। तो बताओ कलम से, तो कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? करण कारक। और करण कारक, और अगर तुमको विभक्ति पूछा जाए तो प्रथमा द्वितीय तृतीया हो जाएगा कि नहीं? तृतीय व्यक्ति। क्या कोई दिक्कत? और इसमें तो द्वितीय जान ही रहा है। अब अगला देखो, अगला आ जाओ, राजा गरीबों को धन देता है, यहाँ गरीबों को, और को भी दो जगह लगा हुआ है, संप्रदान कारक में भी और कर्म कारक में भी। तो याद रखना गरीबों को धन देता है। तो अगर हम किसी को कुछ देते हैं, दान देते हैं, किसी भी अर्थ में दान देते हैं, तो दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। याद रखना दो तीन को फॉर्मेट है। जैसे हमको कोई चीज अच्छा लगता है, जैसे मुझको मिठाई अच्छा लगता है, वहां भी को आया है तो वहां भी संप्रदान कारक होगा। जैसे हम कहें कि हम किसी को कोई चीज दान में दिए, तो वहां पर भी संप्रदान कारक होगा। जैसे हम किसी को पैसा ही दिए, मैं जो है मतलब इसको 100 रुपया देता हूँ, 200 रुपया देता हूँ, तो वहां पर भी जो है संप्रदान कारक होता है। समझ में आया कहाँ कहाँ संप्रदान कारक होगा? कहाँ कहाँ होगा? जहां जहां दान का अर्थ होगा, जहां जहां कोई चीज अच्छा है कि नहीं, अच्छा रहेगा, तो वहां पर जो है क्या होगा? संप्रदान कारक। तो यहाँ पर क्या होगा? गरीबों को कौन सा कारक बताओ? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा संप्रदान कारक। हिंदी के अनुसार संप्रदान, लेकिन संस्कृत के अनुसार चतुर्थी व्यक्ति। क्या कोई दिक्कत? और यहाँ राजा है, अगर पूछता राजा में क्या है तो बताइए तो। राजा में तो राजा ने, राजा काम कर रहा है, राजा अगर पूछता तो राजा किस में आ जाता? प्रथमा व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति और कौन सा कारक? कर्ता कारक। तो पहले हिंदी वाला ही लिख देते हैं, कर्ता कारक और प्रथमा व्यक्ति। अब संस्कृत में देखो, संस्कृत में संस्कृत वाला चीज पूछेगा, हिंदी में हिंदी वाला। संस्कृत में व्यक्ति तुमको पूछेगा तो हिंदी में कारक पूछेगा। तो एक साथ दोनों हो गया कि नहीं? और जाकर के आज कारक वाला खास करके देखना अनुवाद, है कि नहीं, पता चल जाएगा। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी से लगा है, तो यहाँ पर जो से लगा है ये द्वारा के अर्थ में है कि जुदाई के अर्थ में? तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ? तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। अब हम क्या बता, अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक? अपादान कारक। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा बताओ? हो जाएगा अपादान कारक। और संस्कृत के अनुसार अगर हम चलें, संस्कृत के अनुसार, तो संस्कृत में क्या होगा बताओ? तो संस्कृत के अनुसार पंचमी व्यक्ति होगा। किसमें? पंचमी व्यक्ति। क्या कोई दिक्कत? चलो अगला देख लो। अगला है तुम्हारा श्याम का घर। अब का लगा है, और का वाला में तो दूसरा कुछ है ही नहीं, संबंध कारक। ऐसे भी देखो श्याम का संबंध घर से बता रहा है कि श्याम का घर, किसका घर? तो श्याम का ही है, श्याम का। जैसे हम कहेंगे श्याम की गाय, है कि नहीं, राम की गाय, राम का धनुष, तो ये क्या है? उसका संबंध है कि नहीं उससे, यानी वो पर्सनल उसी का है कि नहीं? तो उसके साथ संबंध है वस्तु का, यानी श्याम का घर। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो का लगा है, ये का संबंध बताया जा रहा है कि नहीं? संबंध ना बता रहा है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो संबंध बताया जा रहा है, कौन सा कारक? संबंध कारक होगा कि नहीं? संबंध कारक। तो ये हो गया तुम्हारा संबंध कारक। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो गया संबंध कारक। और उसके बाद ये कौन सी व्यक्ति में आएगा? तो ये षष्ठी व्यक्ति में आएगा। कौन सा व्यक्ति में आएगा? षष्ठी व्यक्ति में। क्या कोई दिक्कत? तो चलो अगला आ जाओ। ये तो समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत? क्या समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पर वैसे ही का लगा रहेगा तो तुमको समझ जाना संबंध कारक है या
षष्ठी। यहाँ भी दे सकता है श्याम का भाई, तो भाई के साथ संबंध बताया जा रहा है उसको। चलो अगला बताओ, हमारा विद्यालय बड़ा है, हमारा, तो इसमें बताओ कौन सा व्यक्ति, इसमें तो कुछ दिख रहा है कि नहीं, क्या इसमें कुछ व्यक्ति लगा है, कोई चिन्ह लगा है, इसमें कौन सा कारक होगा, हाँ बोलो क्या लगा है, क्या लगा है बताओ, कैसे पता चला संबंध होगा, हाँ तो देखो अंत में देखो रा रे री लिखा है ना, रा रे री, जैसे मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, हमारा हमारी हमारे, तो रा रे री अगर लास्ट में आता है, रा रे री, तो वो भी किस कारक में होगा, संबंध कारक में। क्या समझ जाएगा ना, अब ये नहीं समझना कि इसमें कुछ नहीं लगा है, इसमें लगा है, लास्ट में है ना रा रे री, लगा है कि नहीं। अगर इसी जगह रहता मेरा विद्यालय, तो मेरा में कौन सा व्यक्ति, संबंध होता कि नहीं, तो संबंध कारक होता। और व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति बताओ, ये हो गया कंप्लीट। अब कहता है मैं घर में हूँ, क्या कहा, मैं घर में हूँ, तो बताओ घर में कौन सा, तो घर में, तो में वाला तो आसान है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो कौन सा कारक होगा इसमें, अधिकरण कारक होगा, या नहीं तो सप्तमी व्यक्ति होगा, होगा कि नहीं। अब चलो यहाँ देखो हे राम, तो हे शब्द तो आया है ना, है कि नहीं, हे राम, तो हे आ गया शब्द, और हे जब भी आता है, ये देखो ये सब जो शब्द है, हे अरे ओ अजी, ये सब अचानक निकलता है, जैसे हम सिचुएशन देखते हैं और उसी सिचुएशन के अनुसार अचानक ये शब्द निकलता है। अरे नहीं हो गया, मतलब कुछ चीज को देख रहे हैं, वाह, मुंह से अचानक निकलता, अरे ऐसे निकलता है ना, तो अचानक जो शब्द पढ़ते हम करते हैं किसी भी काम को, मतलब कि अचानक कोई चीज देखे और उसके बाद में जो शब्द हमारे मुंह से निकला वही है संबोधन। या किसी को बुला रहे हैं, अरे इधर आओ, तो अरे का शब्द आया कि नहीं, तो संबोधन किया ना उसको, अरे हे राम, तो हे राम को संबोधन करके बुलाए ना, हे राम, हे कृष्ण, है कि नहीं। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक, कौन सा कारक, संस्कृत में भी संबोधन कारक, संबोधन व्यक्ति, या संस्कृत में प्रथमा व्यक्ति भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, प्रथमा, क्योंकि संबोधन कारक को संस्कृत में प्रथमा व्यक्ति कहा गया। क्या कोई दिक्कत, तो आप पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा, चलो इसको नोट करो। चलो देखो तो यहाँ पर जो है हम बालक शब्द रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बालक शब्द रूप का कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बालक शब्द रूप तो याद होगा सबको, नहीं होगा तो बालक शब्द रूप याद करना जरूरी है कि नहीं। सबसे पहले देखो होता क्या है, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालकम, बालको, बालकान। तीसरा में आता है बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाय। चतुर्थी में आता है बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। फिर आता है पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, फिर इसमें भी आता है बालकेभ्य ही, ठीक है। फिर आता है लास्ट में बालकस्य, षष्ठी में बालकस्य, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, बालका नाम। और फिर सप्तमी में आएगा तुम्हारा बाल के, और इसमें सेम आ जाएगा बालकयो, और इसमें आ जाएगा बाल केसु। और फिर संबोधन में आता है हे बालक, इधर से जाना पीछे, हे बालक, हे बालको, हे बालका, हो गया ना। तो ये देखो बात नहीं करे ना, सुनो शांति से, ये बालक शब्द का रूप हो गया, ये किसका रूप है, बालक शब्द रूप का। ये बालक शब्द रूप का जब लिख दिए इसमें ध्यान से समझना, इसमें हम चिन्ह के साथ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, चिन्ह के साथ। अगर मान यहाँ देखो, अगर इस समय से कोई शब्द उठा करके दे दे, पहला सवाल से क्या बनता है, इस समय से कोई एगो शब्द उठा के दे देगा, तुमको पूछेगा इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द, जैसे हमने धातु रूप में पढ़े थे ना, तुमको इसमें से कोई भी उठा के दे देगा, कहेगा बालकात। सुना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, बालकात का मूल शब्द क्या है, बालकात का मूल शब्द, तो बताओ क्या होगा बालकात का मूल शब्द, बालकात का मूल शब्द क्या होगा बताओ। तो मूल शब्द कोई भी इसमें से बने दो, फिर कहने एक दिन ये सब नहीं करना है चुपचाप। चलो क्या क्वेश्चन कहें तुमको, किसमें से कोई भी देखो, कोई भी एक उठा लेगा और पूछेगा तुमको इसका मूल शब्द क्या है, तो बताओ इसका मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा इसका,
तो मूल शब्द कहते हैं जिसका रूप चलता है वही मूल शब्द है। किसका रूप चलता है? बालक का। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? बालक। पहला सवाल समझ गया ना? इस तरह से दिया रहेगा, बालक या बालक का जो लिखा रहेगा वो टिक मारना है। दूसरा सवाल तुमको दे देगा कि बालक है कि नहीं, क्या दिया रहेगा? जैसे बालक का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप, बताओ क्या होगा? बालक का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या है? एक वचन का रूप क्या है? समझा कि नहीं? तो अब ये क्वेश्चन पूछा तुमको कि बालक का पंचमी विभक्ति में एक वचन में कौन सा रूप है? तो चलो देखते हैं। बालक का ध्यान देना, बालक का पंचमी विभक्ति यहाँ है और ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन क्या आएगा? बालकात। तो यही हो गया आंसर तुम्हारा, बालकात। क्या हो गया? बालकात। समझ गया ना? दूसरा तरीका क्या है पूछने का। और तीसरा तरीका क्या है कि तुमको कोई शब्द उठा के कहेगा ये बताइए किस विभक्ति में आता है और इसका वचन क्या है। जैसे तुमको दे देगा अगला सवाल कि बताइए बालकयो। चलो बताओ, बालकयो जो है सबसे पहला चीज, इसका मूल शब्द क्या हुआ? बालकयो का मूल शब्द। तो 3 सवाल इससे बनेगा। उससे जैसे 4 सवाल बनता था ना, लकार, उसके बाद लकार, पुरुष, वचन और मूल शब्द, 4 को सवाल बनता था। लेकिन यहाँ 3 को सवाल हर एक जो है रूप से बनेगा। जितने भी रूप है हर एक रूप से कई सवाल बन सकता है। पहला सवाल है कि बालकयो का मूल शब्द क्या है? बालकयो का मूल शब्द। तो बालकयो का मूल शब्द हो गया बालक। मूल शब्द क्या हो गया? बालक या बालक। क्योंकि हम बताए थे ना तुमको कि जब भी पुल्लिंग नाम रहता है तो उसमें विसर्ग लगता है। तो मूल शब्द हो गया बालक। अब पूछेगा ये बालकयो किस विभक्ति में आता है? किस विभक्ति में आता है? तो बालकयो देखो तो षष्ठी सप्तमी, और दोनों में से एक के कोई ऑप्शन रहेगा। तो षष्ठी रहेगा तो षष्ठी टिक करना है, सप्तमी रहेगा तो सप्तमी टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो सी नंबर वाला ऑप्शन रहेगा, ए और बी दोनों। समझा कि नहीं? क्या कोई दिक्कत? तो बताओ कौन होगा इसमें? तो षष्ठी और सप्तमी कोई भी हो सकता है। क्या होगा बताओ? तो सब षष्ठी भी हो सकता है और सप्तमी भी हो सकता है। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछेगा बालकयो किस वचन में आता है? तो वचन तो सिंपल है, कौन वचन में? द्विवचन में। कौन वचन में? द्विवचन में। क्या कोई दिक्कत? समझा कि नहीं? कितने तरह का सवाल पूछ सकता है? कितने तरह का सवाल पूछेगा? तो यही 3 तरह का सवाल पूछा जाएगा। कितने तरह का? 3 तरह का। समझ गया कि नहीं? पहला कि कोई भी धातु रूप दे दे, कोई भी दे सकता है। जैसे मान लिया जाए तुमको हम दे दे बाल का नाम। अब बाल का नाम दे दिया है तुमको, पहला पूछा मूल शब्द बताइए इसका, बाल का नाम का मूल शब्द बताओ। तो मूल शब्द जिसका रूप चलता है वही मूल शब्द है। तो क्या है इसका मूल शब्द? इसका मूल शब्द है बालक। दूसरा सवाल है कि ये किस विभक्ति में आता है? विभक्ति बताइए। तो विभक्ति पूछा तो विभक्ति में देखो बाल का नाम कहाँ आता है? तो बाल का नाम अगर तुम देखो ध्यान से तो यहाँ आ रहा है और ये है तुम्हारा षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ लिख देंगे हम षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और फिर उसके बाद पूछेगा कि वचन बताइए कौन सा वचन है। तो देखो यहाँ ये एक वचन, ये द्विवचन और बाल का नाम किस में आया? तो बहुवचन में। ये हो गया बहुवचन। क्या क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ गया ना? लेकिन ये तो बस तुमको बताया क्वेश्चन का तरीका। अब अनुवाद में कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे वो सीखना है। और अनुवाद में प्रयोग करने तभी आएगा जब तुम इसको चिन्ह के साथ समझेगा। अब जैसे तुम देखो यहाँ बालका लिखा हुआ है, तो बालका का मतलब क्या हुआ? बालका एक वचन में है, तो एक वचन का मतलब एक लड़का। तो कहीं भी अगर वाक्य में एक लड़का ने रहेगा, क्या रहेगा? एक लड़का ने, तो उसके जगह पर बालका लगाना है। क्या बताए? अगर एक लड़का अन्य रहेगा लगा हुआ तो किसका संस्कृत? उसका संस्कृत क्या होगा? बालक। जैसे राम ने तो राम, जैसे श्याम ने तो श्याम, जैसे हाथी ने तो गज। समझ गया ना? तो सेम टू सेम हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए दो बालक हो, 2 लड़का हो, तो 2 लड़कों ने अगर रहे, 2 लड़कों ने, तो इसका संस्कृत होगा बालको। 2 लड़कों ने रहेगा तो इसका संस्कृत क्या होगा? बालको। इसी जगह 2 लड़कों ना दे करके तुमको अगर मान लिया जाए दे दे 2 रामों ने, क्या दे देगा? 2 रामों ने। तो अब ये जो 2 रामों ने है तो 2 का भी तुमको लिखना है संस्कृत। तो 2 का भी रूप चलता है और 2 का जो रूप होगा दुओ होगा। क्या होगा? दुओ। अब राम का क्या होगा? राम ने का क्या होगा? तो राम रामो है। बालक के जगह खाली क्या करना है तुमको? बालक के जगह राम रख दो तो क्या हो जाएगा? बालक में जैसे औ लगाए तो राम में औ लग जाएगा ना, हो गया ना? और ये नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा क्योंकि ये द्विवचन का बोध करा दिया ना। इसका मतलब स्पष्ट है और इसका हिंदी भी स्पष्ट है कि प्रथम व्यक्ति में आया तो इसका मतलब राम नहीं होगा कि नहीं? अब जैसे अगर तुमको हम दे दें कि 2 घोड़ों ने, अब बताओ इसका संस्कृत क्या होगा? ध्यान समझो, अगर तुम समझ गया तो तुम किताब भी पढ़ना आसानी से सीख जाएगा अगर ये विभक्ति सीख जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा संस्कृत ग्रामर पूरा जो किस पर टिका हुआ है? तो यही विभक्ति रूप पर टिका हुआ है। तो बताओ 2 घोड़ों ने है, इसका संस्कृत क्या होगा? तो देखो यहाँ अश्वो हो जाएगा कि नहीं? इसका संस्कृत हो जाएगा अश्वो। 2 लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये चलो तो समझा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है कैसे बनेगा?
क्या जी अंकित कुमार, शाम में कहाँ रहता है? चलो अब इसे बताओ, बालका क्या अगला तीसरा में क्या है? बालका, बालका का क्या होगा? तो अब अगर अनेक लड़कों ने रहेगा, अनेक लड़कों ने, कई गो लड़कों ने, अनेक लड़कों ने, तो ये हो जाएगा बालका, होगा कि नहीं? बालका, समझ गया कि नहीं? क्या हो जाएगा? बालका। अब यहाँ आ जाओ, बालकम द्वितीय व्यक्ति में, और द्वितीय व्यक्ति में चिन्ह क्या लगता है? और एक चीज और यहाँ पर देखना ध्यान से, एक चीज और क्या देखना है कि शांति से बैठो। अब एक चीज और तुमको बताए कि जरूरी नहीं हर समय ने लगा हो, क्योंकि शून्य दिए हुए हैं, ने नहीं भी लिखा रहेगा। जैसे दो राम कह दिए हम, जैसे खाली राम कह दिए, तो राम खाली लिख दिए तो हो सकता है राम ने हो या राम को हो, ये ना दो हो सकता है, क्योंकि शून्य किस में लगता है, मतलब किस में प्रयोग नहीं होता है चिन्ह का, तो दो गो में, प्रथमा में, द्वितीय में। यानी अगर हम यहाँ संस्कृत लिखे राम या मान लो लिखे आम, तो अब इसमें देखो, तो इसमें दो चीज है, आम के साथ ने भी लगा हो सकता है, आम के साथ को भी लगा हो सकता है, क्योंकि चिन्ह नहीं है। चिन्ह है नहीं है, तो चिन्ह नहीं है तो हम कोई भी संस्कृत लिख सकते हैं। लेकिन अब वाक प्रयोग करते तो तुमको दिखाए थे कि वाक देखने से पता चल जाता है किसमें ने लगा है और किसमें को लगा है। इसीलिए ना कल पूरा तुमको वाक समझाए। अगर जब तक वाक नहीं पहचानेगा, वाक को देख करके चिन्ह नहीं पहचानेगा, तब तक फिर ये बनेगा नहीं विभक्ति। क्या कोई दिक्कत? चलो अब उसके बाद देखो, अब अगर बालकम लिखा हुआ है तो बालकम का मतलब क्या हुआ? तो बालकम का मतलब होता है एक लड़का को, है को लगा हुआ, तो क्या मतलब हो गया इसका? एक लड़का को, इसका मतलब बताओ? दो लड़कों को, और इसका मतलब क्या हुआ? अनेक लड़कों को। समझ रहा है कैसे संस्कृत बनेगा? अनेक लड़कों को। अब यहाँ लिखा है बालकेन, तो बालकेन का मतलब क्या हुआ? बालकेन का मतलब, तो बालकेन मतलब हुआ एक लड़का से। अब इसी जगह एक लड़का से है, हम लिखे कलम से। क्या लिखे? कलम से। तो बताओ क्या संस्कृत बनेगा कलम से का? कलम से का क्या संस्कृत बनेगा? जैसे बालक है तो बालक की जगह कलम पुट हो जाएगा ना, जैसे पुट करता है ना वैसे पुट कर दो, कल में हो गया, बन गया। हो गया कि नहीं? समझा कि नहीं? अगर इसी जगह हम लिख दे किताबों, जैसे यहाँ देखो द्विवचन में क्या है, द्विवचन में क्या हो जाएगा? दो लड़कों से, होगा कि नहीं? दो लड़कों से। हम यहीं पर देखो, अब से यहाँ स्पष्ट नहीं है ये कौन सा से है, लेकिन वाक्य में तो स्पष्ट पता चलता है कि द्वारा के अर्थ में कि जुदाई के अर्थ में, जो तुमको कल बताया गया था कि कब द्वारा होगा कब जुदाई होगा। अगर द्वारा रहेगा, द्वारा वाला अर्थ रहेगा तो कलमेन, लेकिन अगर जुदाई वाला भाव होगा तो क्या हो जाता? कलमात हो जाता ना। यहाँ देखो ये वाला लगता है कि नहीं, तो क्या लग जाता? कलमात लगता है कि नहीं? तो दोनों हो सकता है। तो हमको किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा कि वहां वाक्य में किस चीज का प्रयोग है, द्वारा के अर्थ में है कि जुदाई के अर्थ में। क्या कोई दिक्कत? अब इसका बताओ, दो लड़कों से हो गया, इसका अनेक लड़कों से, अनेक लड़कों से। अब जैसे मान लिया जाए इसी में दे देंगे किताबों से। अब बताओ इसका संस्कृत क्या होगा? किताबों से। बताओ इसका संस्कृत क्या होगा? तो किताबों से दिया है, यानी एगो किताब तो नहीं है और दो किताब भी तो नहीं है, क्योंकि दो रहता तो दो लिखा रहता, और एक का दो नहीं लिखा है, इसका मतलब दो से अधिक है? छोड़ा, तुम अपना देखो ना फिर। तो क्या लिखे यहाँ देखो, किताब देखिए पता चल रहा है कि एक वचन में है कि द्विवचन की बहुवचन, तो स्पष्ट पता चल रहा है। अगर एक लगा रहा था या कुछ भी नहीं लिखा रहा था और ये बहुवचन में है, किताब होता है एक वचन में, और किताबों लिख दिया तो इसका मतलब एक से ज्यादा किताब है। और दो किताब रहता तो वहां लिख देता दो, लेकिन दो नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? दो से ज्यादा किताब है, और दो से ज्यादा किताब है इसका मतलब बहुवचन में है, और बहुवचन में है तो किताब का संस्कृत क्या होता है? किताब का संस्कृत होता है पुस्तक। क्या होता है? पुस्तकम होता है। लेकिन यहाँ देखो, तो जैसे अनेक लड़कों से क्या होता है संस्कृत? बालक है। क्या होता है? बालक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? तो बालक की जगह पुस्तक रखा जाएगा, तो पुस्तक है, हो गया। समझ रहा है ना? क्या समझ रहा है? क्योंकि इसी तरह का वाक्य तुमको वहां मिलेगा। ठीक है, अब अगला बताओ इसका क्या होगा? एक लड़का को या एक लड़का के लिए। तो अब समझ रहा है ना? बैठा लेगा कि नहीं बैठा लेगा? सबका हिंदी हो जाएगा कि नहीं? एक लड़का को के लिए, दो लड़का को के लिए, और अनेक लड़कों के लिए या अनेक लड़कों को। अब इसका बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक लड़का से, यहाँ भी, लेकिन यहाँ जुदाई में, यहाँ किस में? मतलब जो अलग हो रहा होगा तब। जैसे हम लिखे थे कल वृक्ष से, तो बताओ वृक्ष से अगर पत्ता अलग हो रहा है तो वृक्ष से वहां पर तो अलगाववाद हो गया ना, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष क्या हो गया? वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है ना। जैसे हम कहें विद्यालय से, तो क्या संस्कृत बनेगा विद्यालय से? विद्यालय से। मान लो ये अगर अलगाव में हो, जुदाई में हो,
मान लो कि विद्यालय से हम आ रहे हैं तो विद्यालय से अलग हो रहे हैं, क्या हो रहा है विद्यालय से, और विद्यालय से जब अलग हो रहे हैं तो क्या होगा वाक्य, क्या होगा बताओ। तो इसका हो जाएगा ना तुम्हारा विद्यालयात, होगा कि नहीं, क्या कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो, षष्ठी विभक्ति में क्या है। चलो सुनो अब अगला है, ये देखो ये भी हो जाएगा इसी तरह, दो लड़कों से अनेक लड़कों से, हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ षष्ठी में क्या होगा, षष्ठी में क्या होगा। तो षष्ठी में देखो एक लड़का का के की, कुछ भी हो सकता है, का के की, उसी तरह दो लड़कों का के की, अनेक लड़कों का के की। अब जैसे हो सकता है ना राम का, यहाँ ध्यान देना। अब इसी तरह अगर वाक्य रहेगा, मान लो राम का भाई, क्या है वाक्य में, राम का भाई, तो बताओ इसका संस्कृत क्या होगा, राम का भाई का, बोलो। चलो बताओ राम का भाई का क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, राम एक वचन में है कि द्विवचन की बहुवचन, जब कुछ नहीं लिखा है तो सिंपल तो एक वचन दिख रहा है हमको, किस वचन में है, एक वचन। अगर एक वचन में है तो राम का संस्कृत क्या हो जाएगा, रामस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और भाई का भ्राता, तो रामस्य भ्राता, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, हो जाएगा ना, क्या बनेगा। अब जैसे बालके है, क्या है लिखा हुआ, तो बालके का मतलब क्या हुआ, बालके का मतलब बताओ, बालके का मतलब एक लड़का ने, होगा ना, या सॉरी एक लड़का ने नहीं, एक लड़का में, या एक लड़का पर, ऐसे भी हो सकता है। अरे तुम ही को करें, कह रहे यहाँ जब बता रहे यहाँ सुनेगा ना, अभी रुको ना पूछते हैं। अब चलो हे बालक का क्या होगा, हे का मतलब तो हे हो गया, और बालक का मतलब लड़का, समझ में आया कि नहीं, अभी समझ कर लेगा कि नहीं, हो जाएगा। तो वाक्य में ही इस तरह प्रयोग होगा, जैसे हम कहेंगे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ऐसा तुम वाक्य देखा होगा, वृक्ष से पत्ते गिरते, यानी ये जो तुम्हारा है विभक्ति वाला ही वहां वाक्य देता है, सिंपल वाक्य देगा नहीं तुमको। वो जो लकार वाला था वो सिंपल था, और लकार वाला में ही अगर हम विभक्ति जोड़ दें तो थोड़ा सा जो है, मतलब विभक्ति जोड़ दिए तो ये इस तरह से बनेगा, और वाक्य में वहां भी वही पूछता है कि नहीं, वहां भी क्या पूछता है, वही विभक्ति लगा हुआ रहेगा। जैसे कहें मैं किताब से पढ़ता हूँ, तो पहले तो हम पढ़ते थे मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अब बीच में क्या जुड़ जाएगा, मैं किताब से पढ़ता हूँ, तो किताब से, किताब के द्वारा पढ़ रहा है ना। तो वाक्य अगर इसी तरह का रहे, जैसे देखो सुना ध्यान से कि क्या लिखे, मैं किताब से पढ़ता हूँ, तो बताओ इसका क्या होगा अनुवाद, किताब से पढ़ता हूँ, तो क्या अनुवाद होगा इसका, तो मैं का क्या होता है, किताब का, किताब का होता है पुस्तक, सुना ध्यान से, किताब का क्या होगा, पुस्तक, और से लगा हुआ है, और ये जो से है, सुना ध्यान से, ये जो से है ये कौन सा से है, तृतीया वाला कि पंचमी वाला, कौन सा है, कैसे पता चला तृतीया पंचमी में, क्योंकि हम जब भी पढ़ेंगे किताब को लेकर के पढ़ेंगे कि किताब को अलग करके पढ़ेंगे, क्या किताब से अलग होंगे पढ़ने टाइम कि किताब के साथ लेके बैठेंगे, तो किताब के साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, कौन व्यक्ति में, कौन व्यक्ति में, और तृतीय व्यक्ति में क्या लगता है, एन लगता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, पुस्तकेन हो जाएगा, अहम पुस्तकेन हो गया ना। और पढ़ना का क्या होता है, याद करो, ये लट लकार में है, पठामी, याद आया कि नहीं, तब समझा वाक्य कैसे बनेगा, क्या कोई दिक्कत, इसको नोट करो, और कुछ वाक्य देते हैं, पहले कुछ शब्द देते हैं। चलिए देखो, अब अगला जो है हम जो आज शब्द पढ़ने वाले हैं, इसका नाम क्या है, लता। और लता कैसा शब्द है, लता कैसा शब्द है, आकारांत, क्योंकि अंत में क्या है आ, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आज लता शब्द का ही जो है शब्द रूप पढ़ना है, लता शब्द का शब्द रूप है कि नहीं, लता का शब्द रूप। तो चलो अब देखना है लता में क्या क्या आता है, लता शब्द का शब्द रूप कैसा होता है। तो चलो सबसे पहले तुमको जो है, अगर यहाँ देखना तो सबसे पहले लिखा है तो तुमको प्रथमा यानी विभक्ति सारा लिखना है तुमको, एक कॉलम में क्या लिखना है, सिर्फ विभक्ति लिखना है, एक कॉलम में क्या लिखना है, सिर्फ विभक्ति। क्या चलो सबसे पहले बताओ विभक्ति में क्या क्या आता है। विभक्ति में देखो प्रथमा तुमको बताए थे, है कि नहीं, पहला में प्रथमा आएगा, बात नहीं करो चुपचाप सुनो, प्रथमा यहाँ देखो, तो जैसे फॉर्मेट हम तैयार करते हैं ध्यान देना, वैसा ही फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, एक वचन, द्विवचन, और फिर क्या होता है, बहुवचन होता है ना, हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति है, प्रथमा, और प्रथमा को कर्ता कारक भी कहते हैं, और इसका भी चलो बताओ इसका चिन्ह क्या होता है, इसका ने शून्य होता है ना, इसका चिन्ह क्या होगा, ने शून्य, प्रथमा हो गया। प्रथमा के बाद
द्वितीया। और बताओ द्वितीया का चिन्ह क्या होता है? को और फिर शून्य रहता है ना, याद है कि नहीं? और द्वितीया के बाद आता है तृतीया। और तृतीया का क्या होता है? तो तृतीया का तुमको बताए थे से द्वारा के अर्थ में, है कि नहीं? किस अर्थ में? तो द्वारा के अर्थ में। तो तृतीया व्यक्ति हो गया। तृतीया के बाद चतुर्थी। चतुर्थी क्या है बताओ? चतुर्थी का क्या होता है? तो चतुर्थी का मतलब हुआ को के लिए। और चतुर्थी के बाद, तो चतुर्थी के बाद आता है पंचमी। और पंचमी में क्या आता है? तो पंचमी में भी से आता है, लेकिन ये किस अर्थ में आता है? ये जुदाई के अर्थ में आता है ना। और पंचमी के बाद बताओ क्या होगा? तो षष्ठी होता है। और षष्ठी में क्या क्या आता है? तो षष्ठी में का, के, की, रा रे री आएगा सर्वनाम वाला में। सर्वनाम नहीं ना है, सर्वनाम में रा रे री आता है, याद रखना। फिर उसके बाद होता है क्या? सप्तमी। और सप्तमी व्यक्ति में क्या होता है? सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह में पर होता है ना। और सप्तमी के बाद होता है संबोधन। सप्तमी के बाद क्या होता है? संबोधन। और संबोधन में जो है जिससे हम किसी को बोल करके संबोधित करते हैं, जैसे हे अरे ये सब जो है, यही सब ना हो गया। तो चलो अब देखो, हे अरे ओ यही सब हो गया संबोधन वाला शब्द, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तैयार हो गया तुम्हारा। अब लिखना है शब्द रूप। तो सबसे पहले देखो लता का शब्द रूप क्या होता है? तो याद होगा तुमको लता, ध्यान देना, लता, लते, लता, है कि नहीं? और द्वितीया में आता है लताम। द्वितीया में क्या आता है? लताम, लते, लताम। दूसरा में देखो द्वितीया में क्या है? लताम। इसमें सेम टू सेम लते, लता, लता, लताम, लते, लता। उसके बाद लत, याद रखना यहाँ पर होगा लतिया, और फिर लताभ्याम, और इसमें आएगा तुम्हारा लता भी। और फिर इसके बाद लताए, यहाँ क्या होगा? चतुर्थी में लताए, इसमें सेम लताभ्याम, और यहाँ पर आएगा लताभ्य। और फिर यहाँ पर जो है लताया, इसमें सेम टू सेम लताभ्याम, लताभ्य। यानी याद रखना तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में सब में द्विवचन में सेम होता है, सभ्य में। और फिर उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा सेम लताया ही हो जाएगा। इसमें भी लताया, लतियो, लतियो, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा लता नाम। और फिर इसके बाद लतायाम, लतायाम, लतियो, लतासु, हो गया ना। और यहाँ पर हे लता, हे लते, इसमें भी हे लते और हे लता, हो गया ना। तो ये हो गया तुम्हारा लता शब्द का रूप। और लता शब्द का रूप जो लिख दिए, अब जितना भी स्त्रीलिंग वाला शब्द है, ध्यान देना, जितना भी स्त्रीलिंग वाला शब्द है सब का रूप अब इसी तरह चलेगा। स्त्रीलिंग वाला रूप कहने का मतलब क्या? इसी के अनुसार अब सीता भी रहेगा तो इसी के अनुसार रूप चलेगा, गीता रहेगा तो इसी के अनुसार रूप चलेगा, रीता, रीता रहेगा इसी के अनुसार चलेगा, है कि नहीं? जिसके अंत में आकर हो, जैसे पूजा भी हो गया, है कि नहीं? हाँ बोलो क्या हो? तो क्या बताएं यहाँ पर? देखो क्या बताया तुमको, लता का जैसे रूप है, अब लता के अनुसार ही सबका चलेगा। जितना भी स्त्रीलिंग शब्द होगा और उसके लास्ट में अगर आकार होगा, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होगा और उसके लास्ट में आकार होगा, तो सबका रूप किसके अनुसार चलेगा? इसी के अनुसार। जैसे सीता, गीता, रीता का कोई भी जो है लड़के का नाम हो, कोई भी लड़की का नाम जिसके अंत में आकार हो, है कि नहीं? तो उसका रूप किसके अनुसार चलेगा? इसी के अनुसार चलेगा। यहाँ तक कि गंगा, गंगा के भी अंत में आकर है ना। भाषा, भाषा के भी अंत में क्या है? और भाषा स्त्रीलिंग शब्द भी है, भाषा हो गया। और सोचो क्या क्या, क्षमा। तो जितना भी शब्द हम लिख रहे हैं सबका रूप किसके अनुसार चलेगा? सेम टू सेम उसी के जैसा चलेगा। किसके जैसा? लता के जैसा। जैसे मान लो हम भाषा का ही हम बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? भाषा, भाषे, भाषा, भाषाम, बसे, भाषा, बसिया, भाषाभ्याम। मतलब लता जैसे जैसे वैसे वैसे तुमको पुट करते चलना है। जैसे सीता को ही पुट कराए तो बताओ क्या होगा? क्या होगा यहाँ? सीता, सीते, सीता, सीता, मल अंत लगा हुआ है, यानी लता के जगह, याद रखना, लता के जगह पर सीता करते जाना, तो हो जाएगा सीताम, सीते, सीता। यहाँ क्या होगा? सीतिया, और यहाँ सीताभ्याम, और यहाँ सीतापी, और यहाँ सीताए, सीताभ्याम, सीताभ्य, सीताया, सीताभ्याम, सीताभ्य, सीताया, सीतियो, हो जाएगा ना सीता नाम। और यहाँ सीतायाम,